आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कार सूत्रा पे, जो कि है कार टॉक्स। एक तरीके का ये पॉडकास्ट होने वाला है। अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या चल रहा है इंडस्ट्री पे, क्या नहीं चल रहा है। तो जो बातें वीडियो के एक फॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो सब आपको यहां मिलेगा इस पॉडकास्ट पे। कोशिश करेंगे हर हफ्ते एक पॉडकास्ट आपको दें और बहुत अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। बहुत डीप घुसेंगे हम टॉपिक्स में। हमारे साथ अभी हैं एनटीटी कार से भविष्य जी, और हमारे पास है डीडीएस से रवि भाई। तो अब हम शुरू करेंगे और हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा जी जिमनी। जिमनी का क्या सेंस है, क्या उसकी मार्केट रहेगी, मारुति क्या सोच रहा है, इस बारे में रवि भाई से और भविष्य भाई से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है उसमें। जिमनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और जो मार्केट में गैप था ना, अभी तक थार ही थी मार्केट में, ठीक है, और किसी ब्रांड के पास वो गाड़ी नहीं थी। ये जो सेगमेंट है उसमें उसने अपने कदम जमाए हैं, और जैसे उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे हम वीडियोस देखते थे बाहर दूसरी कंट्रीज़ की वीडियो, कैपेबिलिटी बहुत है बढ़िया उसकी, ठीक है। और पेट्रोल के साथ आती है, एडवांटेज क्या है, माइनस टेम्परेचर में भी आराम से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 4x4 प्रॉपर है उसमें, तो आपका ना पहाड़ों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली कंडीशन है वहाँ पर वो नहीं फंसेगी। वेट कम है गाड़ी का, ठीक है। प्रैक्टिकल है, यहाँ पर 5 डोर में आती है, उसके अंदर घुसना उसके अंदर निकलना काफ़ी आसान हो गया है। मतलब एक प्रैक्टिकल ऑफ रोडर है। अब यहाँ पर को मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके की गाड़ियाँ खरीदने वाले कौन हैं, ठीक है। अगर हम थार की बात करें, क्योंकि अभी एक ही गाड़ी है ऐसी, थार कौन खरीदता है? मेरे को लगता है कि जो सच में जिसको थार की ज़रूरत है वो 2% लोग ही हैं। 98% लोग क्या करते हैं, टशन के लिए, किसी को रील बनानी है, किसी को शहर पे ऐसी रोडों पर जैसी ये रोडें हैं यहाँ पर उसको 4x4 गाड़ी चाहिए दिखाने के लिए कि मैं इस ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ, चौड़ी गाड़ी में बैठा हूँ। और थार एक ऐसी गाड़ी थी जो कि 17 लाख 18 लाख में आती थी इस टशन के शौक को पूरा करने की, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि वो कैटेगरी या वो लोग, जितने भी लोग हैं, वो कम्युनिटी कहूँगा मैं, सॉरी, वो कम्युनिटी जो कि जिनका बजट कम होता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ऐसे टशन को पूरा करने का, या भैया अपने, क्योंकि देखिए शौक होते हैं, ये सब जनरेशन का गैप होता है या एज का होता है। किसी को वो बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन किसी जनरेशन को वो काफ़ी अच्छी चीज़ लग सकती है। तो वो लोग अब अपने शौक पूरे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो इसकी स्टार्टिंग होगी वो 8.5 से होगी, क्योंकि जो आपकी थार है उन्होंने 2 व्हील ड्राइव स्टार्ट कर दी है 10 के आसपास, तो वहाँ पर वो नहीं घुसना चाहेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर आदमी थार ही लेगा, क्योंकि वो भी काफ़ी कैपेबल गाड़ी है। अब यहाँ पर को ये चीज़ है कि जिमनी के साथ है पेट्रोल इंजन, जो कि मारुति बहुत आसानी से अवेलेबल करा सकता है। थार की है वेटिंग काफ़ी लंबी। जिमनी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा, साथ में वो जो है थार की मार्केट को बहुत ज़्यादा काटेगा। क्यों? क्योंकि मारुति की गाड़ी का वेटिंग आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन अभी थोड़ा बहुत चल रहा है ब्रिज़ा पे, लेकिन क्योंकि जिमनी एक कॉमन कार नहीं है, हर एक फैमिली मैन तो लेगा नहीं, तो जिमनी बहुत आसानी से अवेलेबल होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत हाइप बनाया जा सकता है शुरू में, तो ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट इस वजह से होगा। दूसरा कारण एक चीज़ और है, जिमनी में जो इंजन है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, वो एक सक्सेसफुल इंजन है पहले से, वो काफ़ी कैपेबल है। उसकी जो आपका जो हम कहें लो एंड, वो बहुत ही अच्छा है। और ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए आपको हाई एंड तो चाहिए नहीं, आपको लो ही चाहिए। गाड़ी वो डीजल की से ज़्यादा अच्छी खींचती है, तो ये चीज़ 4x4 में आएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। दूसरी चीज़, मारुति ने एक खेल और खेला है जो कि सिर्फ मैंने अभी देख के पहचाना है, जब गाड़ी मेरे सामने आएगी तब मैं बता पाऊँगा आपको, कि उसका जो चेसिस है, और अगर आप जो ग्लोबल वाला जो चेसिस देखोगे नीचे, इसको पतला कर दिया है उन्होंने, जो मुझे दिख रहा है। अभी मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ, बट ये मेरा अंदाज़ा है जो मैं वीडियो में कह भी रहा हूँ अभी, कि जो बिल्ड है वो हल्की करी है और भी, तो उसकी जो ग्लोबल वाली जो कैपेबिलिटी थी उससे भी ज़्यादा कैपेबल वो गाड़ी होगी। लेडर ऑन फ्रेम है ना, तो उसमें जो नीचे जो दिख रहे थे वो मेरे को वो ग्लोबल वाले जितना मैंने कंपेयर करा, क्योंकि मैं देख के ही कंपेयर कर सकता हूँ फिलहाल, तो जब तक गाड़ी ना आए सामने, तो ये चीज़ें लगी हैं कि बिल्ड हल्की हुई है गाड़ी की, और जो कि जिसके लिए फेमस है ही मारुति। अंडर पावर आपको नहीं लगता कि अंडर पावर होगी? क्योंकि अच्छा, वो थार से ज़्यादा कैपेबल होगी वो गाड़ी। नहीं, कैपेबल होगी, लेकिन पावर तो उसके अंदर कम है ना। नहीं, वो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मारुति की सबसे बड़ी खासियत है कि जो कागज में दिखता है कम ना, वो उतना अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि वो लो एंड बहुत अच्छा देती है ना गाड़ियों में।
और उसको 6000 आरपीएम तक आप खींचोगे, जिमनी जैसी गाड़ी को 6000 तक जब जाएगी वो, क्या पावर देगी सोचो, फर्स्ट गियर पे ही खींच के उड़ेगी वो, उछलेगी। ये चीज़ है। अब आपकी बात थी कि जैसे लोग जो है थार जी 2% लेते हैं, हाँ जिनको एक्चुअल में यूज होता है सिर्फ 2% लेते हैं, उसके लिए तो 2 व्हील ड्राइव आ गई है। जी ठीक है, अब रही बात टशन की, टशन उस गाड़ी में टशन ही तो नहीं है, आपने वो शायद फिजिकली देखी नहीं। हाँ वो गाड़ी बहुत छोटी है थार के बिल्कुल। कंपैरिजन में। ठीक है, उसकी ना तो चौड़ाई है ना ही उतनी ऊंचाई है। वो टशन नहीं मिलेगा। अगर मैं अंदर बैठ जाऊं हाँ, तो मुझे तकलीफ होगी उसमें। तकलीफ होगी। ठीक है, लेकिन थार में पीछे की सीट कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसमें स्पेस बहुत ज्यादा देखिए है। वही चीज़ है ना, थार का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उससे, क्योंकि ये है कि यहाँ पर सिर्फ पैसे का कंपैरिजन करा मैंने उस टाइम पे। मैंने कहा यार वो 4x4 कहाँ किस प्राइस पे आता है, और ये 4x, तो ये चीज़ मैंने की जिसके पास पैसा है वो तो थार ही लेगा। लेकिन वो बंदे जो सिर्फ दूर से थार देखते थे, वो अपनी ऑफ को, क्योंकि जो काफ़ी ऐसे भी एंथाज होते थे जो कि सेकंड हैंड आपकी वो लेते थे जिप्सी, और उसके बाद जो है वो स्पीति जाने की कोशिश करते थे, करते थे, तो उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और साथ के साथ उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ठीक है, वो अगर आप खींचो तो परफॉर्म करता है, करेगा। लेकिन मिड रेंज वाला जो पंच है ना, हाँ, वो मिसिंग होगा, वो जो missing अभी आप एक्सयूवी में ले रहे हो। वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो डीजल वाला वो पंच हाँ। नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है। मिलेगा। और ऊपर से हाँ। बात यह है कि उसमें जब तक मॉडिफिकेशन ना हो वो अच्छी नहीं दिखेगी। हाँ। मॉडिफिकेशन के साथ उसका वजन बढ़ेगा। वजन अभी वजन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आप कह रहे हो ना कि वो वही कह रहा हूँ, मैंने हाँ। देखी नहीं है फिजिकल। वजन अभी बढ़ा है, बढ़ा है, क्योंकि अगर 5 डोर भी आ गई। हाँ, ग्लोबल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इसका वजन बढ़ा है अभी फिलहाल। तो देखो बात ये है कि प्रैक्टिकल वो जरूर है। अब देखो वजन बढ़ा है और वजन इतना भी नहीं है कि थार के बराबर है। मान लो रिवर क्रॉसिंग करनी है, हाँ। पानी का फ्लो ज्यादा है, तो कौन सी गाड़ी बहेगी कौन सी नहीं बहेगी हाँ। आपको पता ही बताइए। है ना। तो ये कुछ चीजें मैटर करती है, चीजें करती हैं। बट बात ये है कि आपको कम प्राइस में एक प्रॉपर कैपेबल ऑफ रोडर मिलेगी, Off-roader जिसमें मिलेगी। एडवांटेज ये भी मिलेगा हाँ। कि वजन कम है तो कैपेबल अब ज्यादा ये है। बताओ ना कि पावर के मामले में उसमें डाउट नहीं कर सकते हैं। 80 का 7 लोगों को बैठा के कहाँ कहाँ जाती है, खींचती है बढ़िया। देखो यार, एक खींचने वाली पावर होती है, एक फील करने एक वाली फील पावर। करने वो तो नहीं मिलेगी ना, वो तो ठीक है। मिलेगी कैसे बताओ। अब आप डीजल देखो, और पेट्रोल को आप कैसे कंपेयर करोगे? 7 लोगों को बैठा के तो ओमनी भी चलती है ना, ओमनी भी चलती है है, ना। बिल्कुल, 7 बिल्कुल। लोगों को बैठा के ट्राइबर भी चलती है, चलती है। ई रिक्शा भी चलता है, ई रिक्शा बैटरी वाला। एक चीज बताओ, सुनो, चलना अलग चीज है, चलना अलग चीज है, और लंबे समय तक आपको कोई लैग फील नहीं होना, सब कुछ आराम से लेके जाना, वो अलग चीज है। ड्राइवर और उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। बट बात ये है कि अब फील वाली बात आएगी तो उसमें थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा ही यार वो होगा। तो हो गई, देखो पैसे भी आधे हैं और पेट्रोल है और वो डीजल है, वो चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी। बट हम कैपेबिलिटीज में शक नहीं कर सकते उस गाड़ी की, आप स्नो में भी लेके जा सकते हो, सारी चीज़ें उससे, जो थार मतलब एक एबनॉर्मल चीज़ ना करें बिल्कुल ही, तो वो उतना तो हम उससे कर लेंगे। जहाँ पर टशन आ जाती है ना, टशन, वहाँ पर थार अवेलेबल है थार अवेलेबल है ना। अगर मैं टशन की बात करूं और टशन में फिर महिंद्रा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब आप यार वो तो टशन का दूसरा नाम तो महिंद्रा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कुछ चीजें, मतलब मार्केटिंग बहुत समझदार है देखिए- मार्केटिंग टीम जो है महिंद्रा की? यार मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जमाने में ना बुलेट कौन लेता था? अंकल लोग लेते थे, बड़े बड़े अंकल लोग के पास ही होती थी बुलेट। पैसा होता था ठीक है। उनके पास। तो बुलेट क्या बनाया गया, ये जो लद्दाख वाले वीडियोस वायरल होने लग गए ना, ये एक ड्रीम बनाया गया। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, व्यक्ति लोगों का एक ड्रीम बना दिया जाता है, एक बड़ी कम्युनिटी का सपना बन जाए वो चीज़, और जो सपना होता है ना उसका कोई प्राइस नहीं होता, फिर वो ओवर प्राइस होने लग जाता है। सिमिलरली गोज फॉर महिंद्रा। महिंद्रा की गाड़ियाँ भी लोगों का सपना है, थार व्यक्ति का सपना है, इसलिए वो महंगी है। होनी वो 12-13 लाख रुपए की होनी चाहिए, लेकिन वो महंगी क्यों है? क्योंकि वो सपना है। आईफोन क्यों महंगा है? क्योंकि वो सपना है। सपना है, हर बच्चे का सपना है आज के टाइम पे। 18 से 25 साल के किसी लड़के से पूछो कौन सा फ़ोन चाहिए, तो क्या कहेगा? आईफोन कहेगा। और जो सपना होगा वो महंगा होगा, वो सस्ता नहीं होता। देखो बात पता है क्या है, कंपटीशन जैसे आया है जिमनी थार का, तो ये होना चाहिए। एक दो होना ब्रांड के पास और होना चाहिए, टाटा भी कर सकता है, उसके पास भी होना चाहिए। जिमनी आने की खबर आई, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि थार के प्राइस कम हो गए। हाँ 1.5 लीटर वाला बिल्कुल। इंजन डाल दिया, हाँ। है ना, पावर उतनी दे रहा है, लगभग फील वैसी करा रहे हो, बिल्कुल, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको 4x4 चाहिए
तो 1.5 के साथ भी दे दो, थोड़ा सा प्राइस कम होगा, है ना? बिल्कुल है ना, देना चाहिए ना। बिल्कुल देना वो अब बंदा सोच सकता है कि जिमनी से मान लो 2 लाख ऊपर भी थार रहेगी टॉप मॉडल 4x4 के साथ, तो बंदा उसमें जाएगा, जिमनी को छोड़ देगा। उसका कारण ये है कि जिमनी कभी भी सपना नहीं हो सकती है आदमी का। पहली चीज जरूरत हो सकती है, अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है। और सपोज वो ऐसे जगहों पे है जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स बहुत ख़राब हैं, जाना फंस जाते हैं लोग। जैसे सपोज अगर हम बात करें हमारे धारचूला में या उत्तराखंड में आदि क्लास है, ठीक है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना इतना मुश्किल है कि आपको 4x4 गाड़ी चाहिए। अब आप जाओगे किस में? महिंद्रा में 17 लाख, तो वो बंदा उससे नीचे रेंज में आ सकता है। ये है कि अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, जो जिप्सी के जाने से ख़त्म हो गई थी। एक पेट्रोल 4x4 गाड़ी बढ़िया। बोलेरो भी आती थी 4x4 में, वो तो 2011 में ही बंद हो गई थी यार। तो वो मतलब बहुत चलती है अभी भी केरला में और बहुत ऐसे पहाड़ के इलाकों में। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि अगर अब कैपेबिलिटी का मैंने कभी चलाई नहीं, अंदाजा नहीं, लेकिन मतलब उसके बंद होने का सेंस भी मुझे समझ में नहीं आया। तो थार नहीं बिकती ना भाई साहब, थार नहीं बिकती। और वो जो थोड़ा सा पैसा बढ़ाया गया है ना, वो सब कहाँ से होता? सबसे मेन चीज़ ये है ना, देखो बोलेरो तो इनका ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे ही ये आने वाले 10 साल तक बेचते रहे ना, वो फिर भी बिकेगा। वो बहुत वैल्यू देता है, वैल्यू फॉर मनी उसको हम कह सकते हैं। और आप मतलब मेरे को लगता है कि वो स्कॉर्पियो से ज़्यादा, जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी पहले, उससे ज़्यादा अच्छी और कैपेबल गाड़ी है, बढ़िया। वो मेंटेनेंस के मामले में ले लो, किसी चीज़ के मामले में ले लो। एक बार हम ऐसी डिस्कशन कर रहे थे तो मेरा दोस्त मेरे से कहता तू बोलेरो पर अपना दाव लगा, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी यार, कौन नहीं, क्या सी बात कर रहा है तू? तो उसने कहा कि भाई, मैंने उससे ही कहा, मैंने कहा बोलेरो टैक्सी में चलती है, तो कह रहा है स्कॉर्पियो नहीं चलती है। तो यही वाली चीज़ है, जिसको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू देता है, क्या चीज़ वैल्यू देती है, तो फिर वो इन शो ऑफ और टशन से अलग होगा थोड़ा। तो वैल्यू के लिए अगर महिंद्रा बोलेरो 4x4 वापस शुरू कर दे तो जिमनी का क्या होगा? अरे यार, बात ये है ना, महिंद्रा ने अपने बाकी प्रोडक्ट भी तो बेचने हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो 4x4 कौन लेगा, एक बात बताओ? है, जब बोलेरो आ जाएगी स्कॉर्पियो तक जाएंगे ही नहीं लोग, स्कॉर्पियो तक जाएंगे ही नहीं। ये है सबसे बड़ी बात। और जिमनी एक ऐसी चीज़ है ना, देखिए काफ़ी ज़्यादा, एक तो आजकल गवर्नमेंट के रूल्स आ रहे हैं नए नए डीजल के लिए, ठीक है। जिमनी को एक फ़ायदा वो भी मिलेगा, और साथ ही साथ अभी जब हम ये नहीं देख सकते हैं कि जो एक वर्ग है जिसको अंडर 10 लाख अपनी गाड़ी चाहिए, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है जिमनी को देख के मार्केट में। हमें हमेशा ऐसा लगता था यार एस्प्रेसो आई, कौन लेगा? लोग ले रहे हैं उसको अभी भी। एस्प्रेसो को देखा है आपने कभी मुंह के सामने? कौन लेगा सोचते थे, मैं तो सोचता था ना कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, लेकिन आदमी उसको भी खरीद रहा है। तो इंडियन जो कस्टमर है उसके साथ ये भी है ना, एक कंपनी की अगर हवा चल जाती है तो फिर उस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता है, चाहे कुछ भी लेके आए फिर उसके बाद। ये भी है सबसे बड़ी बात। एस्प्रेसो देखा जाए तो प्रैक्टिकल बहुत है। हाँ, अब जिसके लिए मतलब अब बात ये थी, ऑल्टो में लोग चलते थे, ऑल्टो में कंजस्टेड और जो कॉम्पैक्ट थी वो गाड़ी, उतना रूम नहीं मिल पाता था, वो एस्प्रेसो में मिलता है। 6 फीट 4 इंच मेरी हाइट है, एस्प्रेसो की आगे वाली ड्राइवर सीट में बैठने के बाद मैं पीछे आ जाऊँ ना, मुझे तक लेग रूम मिलता है उसमें। हेडरूम तो छोड़ो आप, हेडरूम तो बहुत ज़्यादा है। तो ये है प्रैक्टिकलिटी। और एक तरीके से मिस्टर बीन वाली गाड़ी कहते थे उसको। बट प्रैक्टिकल गाड़ी है तो बिक भी रही है। सिमिलरली गोस फॉर जिमनी, ठीक है। हम उसके लुक को अगर देखें या करें, लेकिन अब वो एक्चुअल में ऑन रोड में जब आएगी, लोग उसको चलाएंगे और उसके रिव्यूज देंगे, बताएंगे, तो अगर वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल निकली तो ऑब्वियसली वो बिकेगी। लेकिन साथ मारुति है, हल्की है, माइलेज भी देगी, इकोनॉमिकल भी होगी। लेकिन जो डीजल इंजन के पीछे हाथ धो के गवर्नमेंट पड़ गई है, महंगे से महंगा होता जा रहा है। और मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन में तो डीजल इंजन अब आज की डेट में सेंसिबल भी नहीं है। 2 लाख का फ़र्क है, 2 लाख का आदमी मतलब जिसकी कम रन है वो अब पेट्रोल इंजन पे ही जा रहा है। दूसरी तरफ से पेट्रोल के अंदर जो है वो आपने ब्लेंडिंग शुरू कर दी है एथेनॉल की। आप 20% तक ब्लेंडिंग करके आपने पेट्रोल की जो हमारे माइलेज होती है वो भी गिरा दी है। तो गाड़ी मेरे हिसाब से गाड़ी की जो ओनरशिप है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि और भी एक्सपेंसिव होती जाएगी ये, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा मार्केट है, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत पेनिट्रेशन अभी बहुत 1000 लोगों पे मेरे ख्याल से 60-66 लोगों के पास गाड़ियाँ हैं।
देखिए, एक समय था पहले गाड़ियाँ लोगों के जो बजट से बाहर होती थी। आम आदमी ऑल्टो के ऊपर कहाँ जाता था, थोड़ा और अच्छा कमाता था वो वैगनआर में जाता था। बट एक टाइम ऐसा आया कि अब लोग जो है गाड़ियाँ खरीदने लग गए, अच्छी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। ऑल्टो को तो कोई पूछता ही नहीं है आज के टाइम पे, जो भी है मैक्सिमम जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी को देख रहे हैं लोग ज़्यादा। लेकिन अब एक समय फिर से ऐसा आएगा कि ये गाड़ियाँ जो है एक जो मिडिल क्लास है उसकी रीच से बाहर होने लग जाएंगी ऐसी गाड़ियाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं, हर तिमाही में रेट बढ़ रहे हैं गाड़ियों के। और ऐसी तरीके से रेट बढ़ते रहे तो, क्योंकि 15 लाख की गाड़ी, 16 लाख की गाड़ियाँ, 17 लाख की। अब इसमें एक फैक्टर ये है कि लोगों ने जो है लोन लेना ज़्यादा शुरू कर दिया है। पहले लोग लोन नहीं लेते थे, लोन आसानी से मिलने भी लग रहा है आजकल। आसानी से मिलने लग रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। तो अब अगर आपको लोन मिलेगा, आपसे कहा जाएगा बस अभी 2 घंटे में आपका लोन हो जाएगा, ठीक है। और नई गाड़ी खरीदने का एक्साइटमेंट इतना होता है कि आदमी ये भूल जाता है कि मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा। वो सिर्फ ये पूछता है मेरी किस्त कितनी कटेगी। फिर वो अपनी सैलरी देखता है। लोग अगर बैंक में गया, उसने कहा सर आपकी किस्त कटेगी 12,000, वो देखेगा अरे मेरी सैलरी तो यार जो है 40,000 है या 60,000 रुपये है, तो कहेगा 12,000 कट भी गए तो क्या। बट वो ये नहीं देखेगा कि इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, ये चीज़ है। तो वो कटाता है और गाड़ी आ जाती है घर में। ये सही बात है आपकी। और कुछ फाइनेंस वाले इसका फायदा उठाते हैं। नई गाड़ियों में भी 12% वो इंटरेस्ट आता है, जबकि जब आप प्रॉपर बैंक से लोगे तो 8 से 8.5 के आसपास आएगा। उसमें 10-11 का लेते हैं, 10-11 का लेते हैं। और मैंने ये देखा कि वो सिर्फ किस चीज़ से बचना चाहते हैं कि जो प्रोसीजर है, क्योंकि बैंक में आपको 2-3 दिन लगेंगे और जो ये वाले जो प्राइवेट फाइनेंस है उसमें आपको 2 घंटे लगेंगे फाइनेंस कराने में। तो आप अगर आपकी प्रोफाइल सही है तो आपको ऑब्वियसली हमेशा क्या करना है कि आप अपने सरकारी बैंक में जाएं और वहीं से जो है जहाँ पे आपका खाता है वहाँ से फाइनेंस कराएं 8% में या 9%, 7% में, जो भी वहाँ का रेट है। अलग अलग बैंक का अलग अलग है। तो उससे आपका काफ़ी जो मनी है वो सेव हो जाता है, बच जाता है इंटरेस्ट में। और जल्दबाजी में आदमी ये सोचता है, एक्साइटमेंट रहता है कि बस कैसे भी गाड़ी आ जाए घर में। एक तो साला वेटिंग आजकल इतनी है कि आदमी वैसे ही दुखी है कि गाड़ी मिल गई है तो बस कैसे ना कैसे घर पे आ जाए। अब वेटिंग के चक्कर में तो आजकल सीन ये भी हो रहा है कि जो पसंद है गाड़ी वो नहीं ले रहा है। जैसा आपके साथ हुआ था, मेरे साथ ये हर किसी के साथ हो रहा है लगभग। अब देखो, मैं स्कॉर्पियो एन ले रहा था, ठीक है, मेरे को लगा कि मुझे नहीं मिलेगी, डीलरशिप वालों ने घबला कर दिया था, तो मैं इधर उधर हाथ पाँव मारने लग गया। मैंने मैरिडियन फाइनल कर दी थी। फिर उसके बाद फिर जब वो उन्होंने बोला कि आ गई तो मैंने ले ली। अब क्या हुआ, देखिए आप मैरिडियन में जाते तो एक जो स्कॉर्पियो एन का चार्म है वो आपको थोड़ा सा मिस तो होता, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से थोड़ा सा ऊपर का ही फील देती है। लेकिन स्कॉर्पियो एक बिल्कुल रगेड, बिल्कुल एक प्रॉपर एसयूवी है, उसका मज़ा अलग है और आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करती है। हाय हाय। ये बात ये है कि मतलब इनके लिए तो गाड़ियां अब अलग से मुझे लग रहा है आगे जाके पर्सनैलिटी के हिसाब से बनवानी पड़ेंगी ये। वो स्कॉर्पियो निकले तो बनी है। हाँ, लोग तो छोटे-छोटे लग रहे हैं। हाँ, स्टीयरिंग से ऊपर गर्दन निकाल के जाना पड़ रहा है। देख रहे हो, जब रोड पे देखोगे तो कई लोग तो ऐसे स्टीयरिंग से गर्दन उनकी ऐसे है। तो गाड़ी इन्हीं के लिए बनी थी वो। इनको देखते हैं क्योंकि हर गाड़ी में तो नुक्स निकाल देते हैं, देखो मेरे पैर नहीं आ रहे, मेरा सर टकरा रहा है, ये हो रहा। महिंद्रा ने कहा यार ये तो महिंद्रा फैन आदमी, अगर ये हमारी गाड़ी लेगा ऐसा करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक अलग से डिजाइन करो। ऐसा तो नहीं है। इससे आपकी ना आपकी इस बात से मुझे याद आई, BMW वालों से मैंने मिनी कूपर मांगी थी, तो उन्होंने बोला आप तो उसकी बेइज्जती कर दोगे। मैंने कहा क्यों, आप उसके पीछे तो आओगे नहीं। अब उस गाड़ी की कोई गलती नहीं है और ना ही आपकी गलती है, लेकिन आप बेइज्जती जरूर कर दोगे उसकी। मैंने कहा रहने दो, मत दो। तो बात ये है, निष्कर्ष ये है कि जिमनी अपनी जगह सही है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने। और थार अपनी जगह सही है, जिसको टसन चाहिए, जिसको फील चाहिए, जिसको प्रॉपर ऑफ रोडर चाहिए, वो थार है एक तरीके से हम कह सकते हैं। और बड़ी बिल्ट के साथ है जो गाड़ी ना, कि भैया ऑफ रोड में कभी स्लस होता है, कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है गाड़ी, कभी गिर जाती है, पलट जाती है, कई चीजें हैं। और एक चीज और है, महिंद्रा के जो डीजल इंजन है ना, हमने ऐसी गाड़ियां देखी जो 4 लाख 3 लाख चल रही हैं। मराजो आती है 1.5 लीटर के साथ,
भाई साहब टैक्सी में चलती है, और टैक्सी का लिमिट आपको पता ही है कि भैया अनलिमिटेड ही चलेंगी वो सीधे, उनको पैसे कमाने तेल वेल से कोई मतलब नहीं है, और जो है आपका 3 लाख 4 लाख ऐसे चलती हैं। बट मेरा एक मानना है कि अगर आप टाटा के डीजल में जाते हो, वो कुछ टाइम बाद उसमें लैग बढ़ता है, बट महिंद्रा के इंजन में उतना लैग का इंक्रीमेंट नहीं होता है। ये है इसकी गाड़ियों की सबसे खास बात, और आपको वैल्यू ज़्यादा अच्छा दे जाती है महिंद्रा की डीजल गाड़ियाँ बाद में सेल करने में भी। इस पॉडकास्ट में मैं रवि भाई का ओपिनियन लेना चाहूंगा, आपका क्या कहना है इस पॉडकास्ट में इस बारे में? लॉन्ग टर्म के लिए अब कुछ बच रहा है क्या? बोलेरो भी रखी है पुरानी, लॉन्ग टर्म जो डीजल इंजन देखो, इंजन के बारे में बताना। महिंद्रा डीजल कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है ना, ठीक है, सस्ता टिकाऊ, मतलब सस्ता इन द सेंस मेंटेनेंस काफ़ी आराम से हो जाती है। बाकी जो हम लोग बाहर की कंपनियों की गाड़ी की बात करें जी, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कल ही मैं मुकेश चंद्र ग्रोवन के पास गया हुआ था, उन्होंने बताया था पुरानी जो डीजल इंजन गाड़ियाँ थी VW की हो गई और फोर्ड की हो गई, बाहर से भी इंजन रीबिल्ड करने में आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा महिंद्रा के साथ नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ रिलायबल है, ठीक है। 1,13,000 किलोमीटर वो बुलेरो चली हुई थी मेरी, ऐसे एक सेल्फ में स्टार्ट होती थी और इतनी स्वीट आवाज़ थी। वो बुलेरो जब मैं निकाल रहा था तो मैंने सेल करने के लिए रखी थी एक यूज्ड कार सेलर के पास, तो एक बंदा देखने आया, वो चलाता था, पिकअप चलाता था बुलेरो का। अच्छा। वो पूछ रहा था कितने की है, क्या है, वो थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहा था। तो क्या कहते हैं, हमने कहा चला के देख ले, कह रहा आप स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करा, कह रहा ये तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। अच्छा। वो काफी टाइम से बुलेरो पिकअप चलाने में लगा हुआ है। इंजन वही वाला है M2DI, उसको थोड़ा सा BS6 कर दिया अभी आज के टाइम पे उन्होंने। तो वो कह रहा था इनकी आवाज से ही पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, और उसको मतलब एक्सपीरियंस था इस चीज का। कह रहा था कि जानकार आदमी हो तो इंजन की आवाज से ही पता कर लेता। कह रहा है मैं इसको लेकर कहाँ नहीं गया हूँ, मैं क्लच प्लेट जला देता हूँ, इसके इंजन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना लोड लेके वो पहाड़ों में भी डिलीवरी करता था अपने अल्मोड़ा साइड, हमारे पड़ोस में नैनीताल साइड। मैक्स है, वैसा 3.5 लाख किलोमीटर चल गई है। गाड़ी को देख के आप बता नहीं सकते हो कि ये इतनी चली हुई है। गाड़ी का जो पिकअप है, चलाओगे जब, मतलब देख के कहने का मतलब है चला के, जो पिकअप है वही मेंटेन है। 10-10, 12-12 सवारियां वो लेके चलने हैं रोज, उतना लोड लेके चलने हैं, और रोज की रनिंग गाड़ी की 200 किलोमीटर है। एमहॉक इंजन देख लो जो स्कॉर्पियो वगैरह में आता है, पुरानी स्कॉर्पियो में आया था ये जी। तो तब से अभी तक लोग चला रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिलायबल है इंजन, कहने का मतलब ये है। इंडियन ब्रांड के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी रिलायबल। मारुति का डीजल इंजन था, वो फिएट से सोर्स था, ये खुद अपना बना रहे हैं। टाटा के जो खुद के अपने थे, उसमें मेंटेनेंस के बहुत इशू रहते थे, अभी वो फिएट से ले रहे हैं, है ना। तो ये बात है कि ये खुद इंजन बनाते हैं, इनके खुद के इंजन जबरदस्त होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो SUV मार्केट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है SUV में वो काफी जबरदस्त है, और चलते भी है, रिलायबल भी है, तभी आज तक कोई इसको पीछे नहीं कर पाया। और कोई लेकर आता है जबरदस्त प्रोडक्ट, ये उससे 4 कदम वाला देते हैं आगे का, समझ रहे हो। तो अगर ये जो XUV 400 आ रही है भाई, EV वाली, नेक्सॉन EV को खा जाएगी। 85,000 रुपए का तो डिस्काउंट दे दिया टाटा ने आते ही। EV से उसका कोई कंपटीशन नहीं है भाई, वो सब 4 मीटर है नेक्सॉन EV, वो ZS EV से उसका देखा जाए कंपटीशन, है ना। लेकिन भाई टैक्सेशन में तो वो EV हुई, टैक्सेशन में तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो उस चीज में कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम कि मतलब प्राइस वाइज नहीं, मतलब जैसे परफॉर्मेंस है। 2 ब्रांड हैं, तो आप लोगों ने ऐसा समझ लिया कि उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, टाटा और महिंद्रा। और जो आप कह रहे हो कि उसको खा जाएगी या नहीं खा जाएगी ना, उसका कोई यहाँ पर को मतलब वो नहीं बनता है। क्यों? उसका कारण क्या है कि जो EV की मार्केट है ना, वो बहुत संकुचित है, सीमित है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि अगर आपको EV लेनी है तो आपके पास घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर को गाड़ी खड़ी हो सके, आगे आप चार्ज कर सको, ठीक है। ऐसा कितने लोगों के पास है? जो होंगे उसमें से भी कईयों के पास गाड़ी भी होगी जब घर है तो अच्छा खासा। तो और दूसरी चीज़ ये है कि EV की लिमिटेशंस ये है कि आप उसको लॉन्ग रूट पे नहीं ले जा सकते हो जब तक कि पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम ना बन जाए कि जगह जगह आपको चार्जर मिले, सारी चीज़ें मिलें। तो टाटा अब अभी ऑटो एक्सपो में देखा, टाटा इंजन लेके आया था। उससे पहले टाटा कहता था EV इज़ फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अब मार्केट डाउन होने लग गई EV की। जितनों ने लेनी थी ले ली,
जिनको रोज ऑफिस जाना है भाई साहब वही तो लेगा ईवी और अपने घर पे चार्ज कर सके। अब जिसको यहाँ से मेरे घर जाना है उत्तराखंड 700 किलोमीटर, वो ईवी लेके थोड़ा ना जाएगा रास्ते में। और ईवी का एक डाउन साइड और है, जितना पंजा दबाओगे उतना बैटरी खाएगी, प्यार से भी चलाओ तो काफ़ी लिमिटेशंस है। प्लस चार्जिंग टाइम जब तक कम नहीं होगा तब तक जो है हम इसको एज अ फ्यूचर नहीं मान सकते। खाने वाली बात ये है कि देखो नेक्सॉन ईवी अभी भी सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो टाटा का महिंद्रा के कंपैरिजन में बहुत आगे है, बहुत आगे है। ठीक है, तो उसका एडवांटेज तो मिलेगा नेक्सॉन को, बात यहाँ पर ये है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो जिसको बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए होगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होगा, अच्छा स्पेस चाहिए होगा तो वो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए होगी तो जाएगा XUV 400 के पास, ठीक है। जिसको थोड़ा सा चूजी होगा ना जो बंदा, जैसे अभी इनकी सेल्स में हो रहा है, नेक्सॉन के अच्छे नंबर है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, जो कि ईवी में भी देखा जाए अगर प्राइस के हिसाब से। और सेम यहाँ पर जो टेस्ट, जिनको जो इन्फॉर्म्ड बायर हैं वो इसको ले रहे हैं XUV 300 को, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, तो ये चीज वहाँ पर भी होने वाली है। अभी मैंने चलाई नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे XUV ये डीजल या पेट्रोल है, पीती है दबा के, उसके जो परफॉर्मेंस दे रही है उसकी ईवी, वो रेंज भी खाएगी। देखो आपने क्या कहा, अभी जितना दबाओगे उतना होगा, ठीक है, तो जिसके पैरों में कंट्रोल होगा वो निकालेगा, ये है। तो इस पॉडकास्ट को हम अब इस तरफ ले जाते हैं जहां पे बहुत कंट्रोवर्सी भरी हुई है, और वो है VW एज अ ब्रांड क्या कर रहा है इंडिया के अंदर, और जो बायर्स हैं उनका क्यों इतना लगाव है कि वो कहते हैं कि बाकी सब ब्रांड जो हैं वो कूड़ा हैं और एक अलग ही हवा है उनकी। तो ये सब चीज़ में क्या कहना है आपका, एज अ ब्रांड वो क्या कर रहा है, और वो बायर्स हैं वो ज़्यादा ओवर हाइप करते हैं चीज़ें, या कहते हैं कि हाँ ठीक है प्रोडक्ट वो हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट उनका क्या है, इस मामले में क्या हिसाब किताब है? देखो जो मास पब्लिक है ना 10 लाख से नीचे वाली या फिर 10 लाख तक, उसके लिए उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। 10 लाख तक का बजट जिसका होता है वो वैल्यू फॉर मनी चीजें देखता है, तो उनके लिए वो चीज नहीं है। थोड़े से अगर मैं कहूँ तो इन्फॉर्म्ड बायर और थोड़ा सा जिनका जेब थोड़ी सी गर्म है, वो लोग जाते हैं VW की तरफ। और क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट, गाड़ियाँ बहुत जबरदस्त है, बट और उनको पता है कि अगर इनमें कुछ फ्यूचर में होता है तो हम इसको बियर कर सकते हैं। वो उनकी सर्विस 5-7 हज़ार रुपए ज्यादा भी हो रही है क्योंकि वो बियर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि उसमें क्वालिटी क्या है। ये चीजें हैं VW के साथ। काफ़ी जो बायर्स होते हैं वो फंस भी जाते हैं इन चीज़ों को देख के, और जब कभी गाड़ी में कमी आती है या जब उनको महंगी सर्विस करानी पड़ती है तो वो उनके पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं कि अब जिंदगी में VW नहीं लूंगा, क्योंकि वो उनके लायक नहीं थी। बात ये है, वही अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ये शब्द शुरू करा कि काफ़ी लोग फंस जाते हैं इस चीज़ को देख के भी कि इसके बराबर कोई गाड़ी नहीं है, और उनको चाहिए होती है इकोनॉमिकल गाड़ी भी जो जेब को भारी ना पड़े, तो वो लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं। ऐसे काफ़ी वायर्स मेरे पास मतलब जानकारी में है जो कि पोलो के बाद उसकी सर्विस से और इन वेंटो की सर्विस से काफ़ी दुखी रहे, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है आज तक। ये तो है। हाँ, तेल भी ज़्यादा ही पीती हैं वो गाड़ियाँ मेरे को, क्योंकि 10-11 से ऊपर का माइलेज आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर परफॉर्मेंस दे भी रही हैं तो ये है। हर कंपनी आज की डेट में 3 सिलेंडर इंजन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। हाँ। ऐसा क्यों, और क्या ये फ़ायदेमंद है? क्योंकि एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं, देखिए इसका जो मेन कॉज मुझे लगता है ना कि आपको सस्ते में गाड़ी भी देनी है, आपको टैक्सेस भी पे करने जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया में, ठीक है। अब अगर गाड़ी में अगर आप टेक्नोलॉजी दोगे तो उसका कुछ प्राइस भी तो होगा। अगर 4 सिलेंडर में जाते हैं तो गाड़ी का रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। अभी ब्रीजा के प्राइस बढ़े, ठीक है, लोगों ने उस गाड़ी को ओवर प्राइस बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रोल भी करा कि गाड़ी का इतना ज़्यादा प्राइस क्यों बढ़ा दिया आपने। यार कहीं ना कहीं कंपनी को अपना फ़ायदा भी देखना है, जो उतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सब भी उनके लिए भी देखना है, और जैसे ही वो इस चीज़ पे आएंगे 4 सिलेंडर में तो महंगी होंगी गाड़ियाँ। जिस गाड़ी पे अभी हमें इसको भी ओवर प्राइस बताया जाता है, महंगी है गाड़ी, लेकिन अब कंपनी करे क्या, सारी चीज़ें देखनी है ना, ये है कहानी। अब देखो छोटे इंजन जब ज़्यादा पावर निकाल दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती 1 सिलेंडर देके क्या फ़ायदा। कॉस्ट भी कम करनी, जैसे इन्होंने बताया, सबसे बड़ी बात है कॉस्ट कम करनी है, और
छोटे इंजन में फिर टर्बो लगा के वो टर्बो पावर लगा भी दे रहे पावर हैं, भी तो दे पावर का भी मतलब जो चाहिए पावर आदमी को वो भी मिल जा रही है, और साथ के साथ थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जा रही है अगर देखा जाए। बिल्कुल। और साथ में जो न्यू बायर्स है ना, जो मतलब न्यू बायर्स इन द सेंस जो पहली बार उसी गाड़ी से सीख रहे हैं, तो वो चीज़ जानेंगे नहीं कि 4 सिलेंडर है क्या। अगर हम कह सकें कि आज के टाइम पे नेक्सॉन की हवा चल रही है, आदमी ने नेक्सॉन ले ली, तो वो उसी पे ढल जाएगा ना, उसी गाड़ी पे। देखो बहुत सारी जनता होती है, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। गाड़ी लेते हैं पॉइंट A to B। नेक्सॉन बिकने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वैल्यू फॉर मनी है। पॉइंट A to B जाना है लोगों को, और लोगों को चाहिए सेफ्टी। रोड में भीड़ हो चुकी है, लोग डरते भी बहुत हैं, और डरना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेन जो क्राइटेरिया है, ये नेक्सॉन की सेल्स को ऊपर बढ़ाता जा रहा है। और रोड पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड बढ़ भी गया है पहले के मुकाबले। अगर हम करें जिस टाइम पे हम आज से 10 साल की पहले की बात करें तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था। और आपको जो है जितना जितना ट्रैफिक बढ़ेगा, वैरायटी ऑफ ड्राइवर्स भी मिलेगी, जहाँ पर को कुछ टशन वाले होंगे, कहीं नौसिखिए होंगे, कहीं कुछ होगा। बात सबसे बड़ी क्या है ना, आपको काटना चाहूँगा कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के आजकल लाइसेंस मिल रहा है। आज तक मिलता आ रहा है, आजकल नहीं, आज तक मिलता आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बहुत अच्छी बात बोली रवि भाई ने। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, मेरा ये मानना है कि कंपनियां बहुत सारे फीचर्स दे रही हैं गाड़ी में ना, एक डैश कैम लगा के नहीं दे रही है। ऐसा डैश कैम होना चाहिए जो गाड़ी ऑन होते ही रिकॉर्डिंग जिसकी ऑन हो जाए। मैंने ये देखा है कि काफ़ी ऐसे ड्राइवर्स हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं या कुछ हैं, जो सामने से बिल्कुल अपना घेर के आ जाते हैं रॉन्ग, ठीक है, या और लोग भी हैं। और एक आध फ्रॉड ऐसे भी देखे कि लोग गाड़ी के आगे आ जा रहे हैं और फिर पैसे मांग रहे हैं। बट अगर लोगों को ये पता होगा कि हर गाड़ी के आगे अब कैमरा है, तो आदमी औकात से चलेगा रोड पे, है कि नहीं है? तो डैश कैम जो है कंपलसरी होना चाहिए। ये सारे फीचर जो फैंसी फीचर है वो तो है, लेकिन एक डैश कैम जो है हर गाड़ी पे होना चाहिए, जो कि महंगी आइटम नहीं है। देखा जाए तो अगर मैन्युफैक्चरर उस हिसाब से सोर्स करे जी, तो कोई इतनी महंगी आइटम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि इंडियन रोड सेफ्टी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा। हर आदमी डरेगा। किसी को आजकल ना देखा मैंने, लोग रॉन्ग आके खुद ठोकते हैं, उसके बाद खुद लड़ते हैं। वो आदमी भी औकात में रहेगा, है कि नहीं है? गलत कह रहा हूँ तो बताओ बल्ला जी। और हाँ, और बहुत सारे ऐसे शॉट्स भी हमें मिल जाएंगे, जैसे आप देख के कांड होते रहते हैं, उसमें मिलियन व्यूज आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कैमरा चल नहीं रहा होता है। भाई साहब इसीलिए आपने दो डैश कैम लगा रखे हैं। एक अपने 360 डिग्री में भी रिकॉर्डिंग ऑन है, नीचे वाले में। ओके, ओह माय गॉड, इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन रहती है? इसमें भी आगे पीछे ऑन रहती है, और ऊपर एक डैश कैम और है, देखो कहीं मिस ना हो जाए। कोई गाड़ी किसी का जो है चुम्मा लेते हुए मिस ना हो जाए, इसलिए जो है अपने दो रख रखे, देखो। तो क्या कहने का मतलब ये है कि कहीं नहीं जा रहे आईसी इंजन्स जो हैं, और ईवी की अपनी जगह है, लेकिन वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं हो पाएगी अगले 10 सालों तक। जी बिल्कुल। तो अगर हम ये कहें कि हमारी अगली गाड़ी ईवी होगी, तो वो सच नहीं है। सच नहीं है, और वो फीचर है भी नहीं जो हमें दिखाया जा रहा है। वो उसका सिर्फ एक ये प्रोस्पेक्टिव है जो दिखाया जा रहा है कि हाँ तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आदमी देख रहा है कि हाँ यार तेल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, और वो कभी भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। हाँ, कोई दूसरा फ्यूल जरूर अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि आपको चार्ज हमारी लाइफ ही इतनी फास्ट है। अगर हम हर थोड़ी देर में आधा घंटा 1 घंटा चार्ज करते रहेंगे गाड़ी, तो भाई तो चार्जिंग स्टेशनों में रोज लड़ाइयाँ होंगी, मारधाड़ होगी जगह के लिए। सभी भी हो जाए तो। बट बात ये है ना, कुछ ऐसी कई लोगों का ऐसा रहता है हिसाब किताब, उनको ज़्यादा चलना नहीं होता है। ऐसा सेकेंडरी कार ईवी को सेकेंडरी कार बिल्कुल कर सकते हैं कंसीडर आराम से, अगर उन्होंने अपने जेब बचानी है तो। देखिए वही चीज़ है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि जो ऑफिस जाते हैं रोज, जिसको रोज 70 किलोमीटर जाना है, ठीक है, आना है, अपने घर पे गाड़ी खड़ी होती है, अपने पास चार्जर है, आया लगाया, दूसरे दिन चल दिया, उसके लिए ईवी से बेनिफिशियल कुछ नहीं हो सकता है। अब लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसने एक ही गाड़ी खरीदनी है जिंदगी भर, अब वो ईवी लेके करेगा क्या? पहाड़ों को वो जा नहीं सकता, ठीक है, 100 किलोमीटर में ही खा जाएगी पूरी की पूरी रेंज, 100-150 किलोमीटर में, जो कि वो क्लेम करते हैं 350-400, 100-150 में घुस हो जाएगी। और उसके बाद जो है जगह जगह उसको चार्जिंग के लिए रुकना पड़ेगा, हॉल्ट लेने पड़ेंगे, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर उसको मिल जाए चार्जिंग करने के लिए अपने चार्जर से, क्योंकि चार्जर तो हर जगह है नहीं, और अपनी चार्जर से उसको करने कौन देगा? बट 1-2 साल की बात और है, आपको हर जगह जो है ना चार्जर मिलेगा, ऐसा सर जब ये लॉन्च हुई थी तब भी यही कहा गया था। अभी तो काफी इम्प्रूवमेंट है।
आप मतलब जाते मैं- नहीं हो, सुनो, आप ईवी हाँ। चलाओ, जी। ईवी चलाओ, तब- आप हाँ, आपको research तब करो, आपको पता तब चलेगा कि कहाँ बिल्कुल कहाँ सही पर कह रहे चार्जर, हैं। यहाँ से 1 महीने पहले नहीं हुआ करता था, अब है। हाँ। ये चीजें आपको दिखाई देगी, क्योंकि मैंने भी खुद महसूस किया, मैं ईवी चलाते रहता हूँ कभी कभी बीच जी, में। जी, जी। पहले से बहुत हो गया है, पहले से बहुत, होगा, बढ़ेगा, बहुत। क्योंकि गाड़ी नंबर ऑफ कार्स जैसे जैसे बढ़ते रहेंगी ये चीजें भी बढ़ेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट बात ये है कि मैं क्या सोच रहा हूँ ना, पहले 2 व्हीलर आदमी को जो है ईवी जरूर रखना चाहिए, गाड़ी रखे ना रखे। जो कि लोकल के लिए जो चलता है, मतलब एक ये हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ओनली कार नहीं हो सकती है कि